हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय विश्वकर्मा और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपको दिलाता है 4 से 6 नंबर, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होते हैं और कुछ डेफिनेशंस भी। तो थियोरी और न्यूमेरिकल को दोनों को लेकर के चलेंगे हम यहाँ पे। और ये जो है क्लास ट्वेल्थ के थर्ड चैप्टर में आएगा, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर मैं पिछले पिछले सिलेबस की बात करूँ जो 1920 में था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सॉलिड स्टेट जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड चैप्टर हो जाता है। बट अभी कोई नोटिफिकेशन न्यू सिलेबस की आई नहीं है, तो इसको हम थर्ड चैप्टर मान के ही चलते हैं। और फर्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको स्कूल में पढ़ाऊँगा जब क्लासेस रन करेंगी आपकी। तो जैसा मैं पढ़ाता हूँ बेटा, अभी आप वैसा ही पढ़ते जाओ। तो मैं बात करता हूँ डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो बेटा आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दो टर्मोलॉजी यूज़ हो रही है। एक है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। तो ये दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। तो दो वर्ड्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ पे जो लिया गया है वो इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। और इसके बीच जो केमिस्ट्री है, इसके प्रोडक्शन के बीच या इसकी यूटिलाइजेशन के बीच, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से हमारे डेली रूटीन्स की बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कहते हो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कैसे कर पाते हैं। आप इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टर बैटरी, इन द फॉर्म ऑफ कार बैटरीज। आप कहते हो कि सर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बहुत सारे ऐसे काम को भी कर लेते हैं जो कि नेचर में फिजिबल नहीं है। फिजिबल इन द सेंस कि अपने आप नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो उन प्रोसेसेस को भी हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसको करा सकते हैं। तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जो कि बेसिक होता है। तो आज हम बेसिक क्लासेस, आप कह सकते हो इस चैप्टर के मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करके आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जो कि इस चैप्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11 चैप्टर थर्मोडायनेमिक। एंड द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस विच टेक प्लेस इटसेल्फ और हैज़ अ टेंडेंसी टू टेक प्लेस इटसेल्फ। मीन्स व्हाट, मतलब कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि प्रोसेस जैसे आप कहते हो कि कूलिंग डाउन अ कप ऑफ टी, और आप कह सकते हो वाटरफॉल। तो ये सब आप देख के आ रहे हो कि पानी अपने आप नीचे गिर रहा होता है झरने से। चाय की कप की प्याली जो होती है उसमें जो चाय रखी होती है वो अपने आप ठंडी हो जाती है। तो ये सब क्या है, अपने आप प्रोसेस हो रही हैं, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम प्रोसेसेस की बात ना करके हम यहाँ पे रिएक्शंस की बात करेंगे, जिसमें दो रिएक्शंस आपके आते हैं, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस और दूसरे हैं आपके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। बेटा देखो होता क्या है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल एनर्जी दे के करानी होती हैं। और कुछ रिएक्शन तो ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं बस रिएक्टेंट के मिलने से ही। तो रिएक्टेंट के मिलने से अगर कुछ नया बन जाता है जो कि एक प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट अपने आप बन जा रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि रिएक्शन जो है हमारी वो अपने आप हो रही है, यानी रिएक्शन फिजिबल है। दैट मीन्स व्हाट, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है टेक प्लेस इटसेल्फ, मतलब अपने आप। तो आप कह सकते हो सर दोज केमिकल रिएक्शंस विच हैज़ अ टेंडेंसी टू टेक प्लेस इटसेल्फ और टेक प्लेस इटसेल्फ इज नोन एज व्हाट, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सपोज करो कि मैंने दो रिएक्टेंट लिए ए और बी और उनको मिक्स किया और बना लिया प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट सी जो बना है बेटा, अगर वो अपने आप बन रहा है तो इसका मतलब ज़रूर ये जो रिएक्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि बेटा हमारा बेसिक नॉलेज 9 से ही चला ये आ रहा है कि कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाती है अगर वो एनर्जी लूज करे। तो वहाँ से हमारे पास एक एक व्यू बन जाता है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि बेटा स्टेबिलिटी जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। आप एनर्जी दीजिए, स्टेबिलिटी पाइए। तो आप कहने का मतलब ये होता है नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं दुनिया की वो स्टेबल ही होना चाहती हैं बेटा। तो आप कहते क्या हो सर ये स्टेबल कैसे होंगी, जैसे आप कहते क्या हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉल नीचे ही क्यों जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके भी थ्रू जाती है। और आप ये भी कह रहे हो सर कि अगर जो नीचे जा रही है तो
उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो बेटा कम हो रही है इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा है। तो अब कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मैं अगर मान लो कोई रिएक्शन कह रहा हूँ कि कोई ए और बी जो बना रहा है सी, तो वो जो सी बन रहा है अगर वो अपने आप बन रहा होता है तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी निकाल रहा होता है। अब अगर वो एनर्जी निकाल रहा है बेटा, तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में निकालेगा, वो एनर्जी निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम कैलकुलेट कर देते हैं कैसे बेटा, जैसे अब एक नई टर्म आती है आपकी कौन सी, एंथैल्पी, जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हो ना कि जैसे ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू सी, तो हम कहते हैं डेल्टा एच, यहाँ पे कुछ भी जो आया वो आपकी किसको बताएगा, किलो जूल पर मोल में आपको एनर्जी दे रहा होगा, और वो एनर्जी जो है वो एंथैल्पी कहलाती है, और वो एक्चुअली जो एंथैल्पी या एनर्जी जो है वो है क्या, हीट एनर्जी। तो बस बेटा हमको यही कॉन्सेप्ट जानना है कि कभी कभी हमारे रिएक्शन जो अपने आप हो रहे होते हैं, जिसको हम आप स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं बेटा, तो आप कहते क्या हो कि वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब अपने आप हो रहे हो, उसमें से जो निकलती एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, आप कह रहे हो कि सर प्रोडक्ट बन रहा है अपने आप, तो प्रोडक्ट तो तभी ना बनना चाहेगा जब वो स्टेबल हो रहा होता है रिएक्शन से। यानी अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन स्टेबल है, तो प्रोडक्ट, तो आप कहोगे रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड एक्शन में जाएगी, और अगर फॉरवर्ड एक्शन में जा रही है तो बेटा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो स्टेबल है, और स्टेबल कैसे रहा होगा, एनर्जी रिलीज करके, और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसी एनर्जी को हमें पकड़ना है। अब आप कहोगे पकड़ेंगे कैसे, पकड़ने का इन द सेंस यहाँ पे ये है कि आप जो ये पकड़ोगे उसको पकड़ना नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा जो ये जो एनर्जी रिलीज हुई कहाँ से, किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो होल प्रोसेस है ऑफ द कन्वर्जन, उसको हम किस में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो बस हमें यही जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ से सिंपल सा डिफिनेशन बन के ये आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड, कहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है। तो वहाँ से निकली हुई एनर्जी को हम क्या करते हैं बेटा, वहाँ से निकली हुई एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इसके, जैसे एप्लीकेशंस ये है कि इसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, मतलब क्या आप बोल सकते हो, दीज एनर्जीज कैन ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस। और आप ये भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक जो है सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए यही यूज़ होती है। और अभी आप चैप्टर नंबर आपका 6 पढ़ोगे जिसमें आप मेटलर्जी पढ़ोगे, तो मेटलर्जी में भी इसका कहीं ना कहीं रोल है। और हमारे आप रूटीन लाइफ में भी देख सकते हो, जो आपका डेली रूटीन है उसमें हम इन्वर्टर की बैटरीज ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बैटरी ले सकते हैं, रिमोट की बैटरीज ले सकते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं उनकी आप बात कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इक्विपमेंट्स हैं उनके भी जो बैटरी या सेल्स यूज़ होती हैं, वो भी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसकी तो मैंने सिंपल डेफिनेशन आपको बता दी, लेकिन बेटा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, कुछ बेसिक टर्म्स होने चाहिए जो कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने में ईजियर बनाते हैं। जैसे आप बताओगे क्या, जैसे आपके कुछ टर्म्स है इलेक्ट्रोड, जैसे एक टर्म है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो ये टर्म्स आपके बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, जैसा कि आप जानते भी होगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो आप कहते क्या हो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है क्या बेटा, इलेक्ट्रोड इतना जान लो, इलेक्ट्रोड है तो रॉड है, रॉड में भी डी आ रहा है और इलेक्ट्रोड में भी डी आ रहा है, तो ये रॉड है। पहली बात तो इलेक्ट्रोड एक क्या है, रॉड है। अब ये कैसी रॉड है, ये एक मेटल की बनी हुई रॉड है। मेटल की बनी हुई रॉड मतलब क्या, कि भैया ये मेटल की बनी हुई रॉड यानी इट इज़ ए मेटालिक रॉड, इट इज़ ए मेटालिक रॉड। अब ये मेटालिक रॉड है सर, तो क्या सारे मेटालिक रॉड यानी जितने भी रॉड हैं, जो भी मेटल के रॉड है सब जो है कि आपके क्या इलेक्ट्रोड है, नहीं। इट इज़ ए मेटालिक रॉड विच हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात जरा ध्यान समझना, इट इज ए मेटेलिक रॉड विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और इन द अदर टर्म्स विच इट इज ए मेटेलिक रॉड ऑन विच द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। तो बेटा कह सकते हो कि कोई भी मेटेलिक रॉड जिसके जो इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की टेंडेंसी रख रहा हो उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो बेटा लेने और देने के बेसिस पे या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे
एक आपका कैथोड और दूसरा आपका एनोड। तो कैथोड पे जब भी होगा आपका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन क्या होता है बेटा, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और आपका जब आप बात करोगे एनोड की, तो उस पे एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना, ये तो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रखा है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में, चैप्टर आपका कौन सा है, 8th, किसमें, 11th में। तो आप यहाँ पे अगर मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूँ तो आप बताओगे क्या, इलेक्ट्रोड तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, तो बहुत सारे मेटालिक रॉड्स हो सकते हैं। लेकिन दूसरा टर्म जो मैंने आपको बताया वो क्या था बेटा, वो था आपका इलेक्ट्रोलाइट। क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट को ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोला जा सकता है। तो आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, तो या इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो कहते हैं, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, मैं किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकता हूँ। मैं कोई भी एक सब्सटेंस ले लूँ, कोई भी सब्सटेंस का मतलब जैसे चौक ही ले लूँ, हमारा सबसे फैमिलियर वही होता है, चौक, डस्टर एंड ऑल। तो आप बताओगे क्या, मैं चौक ले रहा हूँ। अब इस चौक को मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने इतना हीट किया, इतना हीट किया, ये तो मेल्ट कर गया। क्या कर गया, मेल्ट कर गया। मैं चौक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चौक एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, याद रखना, मैं एक चौक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस है या चौक है, मैंने उसको इतना हीट किया कि वो मेल्ट कर गया, या मेल्ट कर गया। एक कंडीशन तो मेल्ट करने वाली है, दूसरी कंडीशन मैं ये कह सकता हूँ कि उस चौक को मैंने पानी के साथ मिला दिया, यानी मैंने उसका एक एक्वस सोल्यूशन बना लिया। एक्वस का मतलब ही होता है विथ वाटर, इतना सिंपल सा समझो। एक्वस का मतलब ही होता है क्या बेटा, विथ वाटर। तो आप कह सकते हो या तो मैंने उसको एक्वस सोल्यूशन बना लिया, यानी पानी के साथ घोल दिया, या तो फिर मैंने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया। तो दोनों कंडीशन में ये लिक्विड के फॉर्म में चला आया। किसके फॉर्म में चला है, लिक्विड के फॉर्म में। अब इस लिक्विड के फॉर्म में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, और अगर ये फ्लो हो जाती है, और अगर ये फ्लो हो जाती है, तो बोलेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट है, अदरवाइज ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो सिंपल सी डिफिनीशन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट की ये बन के आती है, जिसको आप लिख सकते हो, लिखो जरा दो। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो substances which allow to pass the electric current which allow to pass the electric current in their aqueous solution or molten state, इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्डन स्टेट। तो यहाँ से ये आप क्लियर हो सकता है। अब आप कहोगे सर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, जैसे मैं आपको सिंपल सा एक बता दूँ, जैसे कोई भी एसिड हो या बेस हो या उससे बने साल्ट हो, तो ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, सभी के सभी। तो यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते जितना कि बढ़िया वाले इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पे इसी वर्क करने के बेसिस पे या डिसोसिएशन के बेसिस पे आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं पहले के मैं बताऊँ, इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करोगे। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और दूसरा है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं अगर डिफाइन करूँ तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। जैसे होता क्या है, अब मैं कोई चीज़ जैसे डिस्प्रिन की गोली ले लूँ, क्या ले लूँ, डिस्प्रिन की गोली। तो डिस्प्रिन की गोली आप जब आप किस में वाटर में डालते हो तो वो बहुत ही तेज़ डिसोसिएट होती है, बहुत ही तेज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे वाटर सिस्टम में। तो आप देखते क्या हो कि बहुत तेज़ी से, जैसे मैंने NaCl डाल दिया, कॉमन साल्ट। अब इस NaCl में जब आप देख के आ रहे हो, Na प्लस एक्वस में चला गया, Cl माइनस एक्वस में चला गया और कंप्लीटली चले गए। तो आप कह सकते हो वो सब्सटेंसेस जिसका डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो जाए किसी भी सोल्यूशन में मिलाने पे। जैसे होता क्या है, मैंने NaCl को मिलाया, अगर उसमें से कंप्लीटली Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया, यानी दोनों के दोनों अलग हो गए कंप्लीटली, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप कहते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बता दोगे कि सर जो कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो यहाँ पे CH3COO माइनस एसिटेट आयन और H प्लस यानी प्रोटॉन, ये जो लिबरेट होते हैं ना बेटा, ये प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं, H3O+ के फॉर्म में। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी, इतना जानते रहो कि जो एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जब डिसोसिएट होगा तो ये बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा और बड़े ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। बस इतना जानो कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आर नोन एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वेयर एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच पार्शियली आयोनाइज और डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन।
अब दोनों के एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल तो ऐसे ही समझाते समझाते बता दिया, जैसे क्या होता है NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl हो गया, ये सब जो होते हैं ना बेटा, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और इतना जानते हैं ना, साल्ट जो होते हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आते हैं, जैसे आपने कहा सर एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे तो आपके बहुत सारे हैं। जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है एक, NH4OH, ये भी आपका वीक बेस में आता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी इसको हम कह सकते हैं। तो आप बताते क्या, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे बताओगे, ये सारी चीज़ें तो आपने कहा कि सर वीक एसिड और वीक बेस के बेसिस पे भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो बेटा, वो क्लियर क्या हुई, वो आपको इलेक्ट्रोड क्लियर हुआ, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हुआ, फिर इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हुए। तो ये जो टर्म्स हैं इसी को हम इन्वॉल्व करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी को हम इन्वॉल्व करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया ना कि बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द क्या, इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो ये आप बता देते हो। तो ये तो सारी चीज़ें बेसिक हो गई। आज की क्लास में जो मैंने अभी पढ़ाया वो बेसिक से जितनी भी चीज़ें थी बेसिक थी। तो अब जो हम पढ़ेंगे बेटा वो आपके जो सिलेबस में है, वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें भी आपके जो सिलेबस में है वो बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई हैं, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो बेसिक नॉलेज है ये आप रखिए। इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद में पढ़ाऊंगा सेल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, सेल्स के बारे में, जो कि दो तरीके की होती हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। तो बेटा अभी इतना ही रिवीजन करके रखो, इसी के जस्ट आगे मैं इन दोनों सेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा एक एक करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि इसी तरीके से पढ़ते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर NCERT बुक है तो उसको आप उसकी हेल्प ले सकते हो, और अगर नहीं है तो आप उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो NCERT की साइट से जा करके, तो उसको ले लो और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो बेटा। और मैं बताऊँगा कल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बेटा कल मिलते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं, जैसा भी होगा मैं बताता हूँ। ओके, थैंक यू।